क्लास हम आज जो सिंधु नदी तंत्र है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत मालदीव, भारत म्यांमार और भारत इंडोनेशिया के बारे में अध्ययन किया था। कल का हम आज की क्लास में लास्ट में रिवीजन करेंगे और सिंधु नदी तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सिंधु नदी तंत्र का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो ये कैलाश मानसरोवर से होता है। कैलाश मानसरोवर में कहाँ पर? जहाँ पर बुखारचू ग्लेशियर है, या इसको चेमा युंगडू ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु नदी है इसकी जो दाएं हाथ की नदियाँ हैं वे नुब्रा हो जाएगी, श्योक हो जाएगी, गिलगित हो जाएगी और जास्कर, ये इसकी दाएं हाथ की नदियाँ हैं। फिर से देखेंगे, सिंधु नदी जो है कैलाश मानसरोवर से निकलती है। नुब्रा, श्योक, गिलगित और जास्कर, इसकी ये दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। बाएं हाथ से जो सिंधु में जाकर नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? ये झेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये नदियाँ जो हैं सिंधु में बाएं ओर से जाकर मिल जाती हैं। और हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की है। भारत में यह 1114 किलोमीटर लंबी है और यह उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाह होती है। सिंधु नदी का जो प्रवाह है उत्तर से पश्चिम की ओर है। यह लद्दाख और जास्कर, इन दो जो श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, इन दोनों के मध्य से बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर एक बुंजी नामक स्थान पर इसको काटती है। लद्दाख से जो हमारी सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर को बुंजी नामक स्थान पर इनको काटती है। और सबसे गहरा जो गर्ज है 5181 मीटर का इसका निर्माण करती है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो ये कहाँ से करती है? चांगला दर्रे से। सिंधु नदी चांगला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सबसे गहरे गर्ज का भी निर्माण करती है। चांगला दर्रे से ये क्या होती है? बहती है। इसका उद्गम स्थल क्या है सिंधु नदी का? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये कैलाश मानसरोवर है, ठीक है, या फिर चेमा युंगडू ग्लेशियर से, बुखाराचू ग्लेशियर से ये क्या होता है? इसका उद्गम होता है। जो पाकिस्तान में इसका जल प्रवाह होता है वो किसकी नदियों का? सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान में जाता है और 20% पानी जो है भारत में इसका आता है। रावी, ब्यास और सतलज, इनका इंडिया में 80% पानी मिलता है इन नदियों से और पाकिस्तान को 20% पानी नदियों का मिलता है। आइए हम अगली नदी का अध्ययन करते हैं। ये हो जाएगी हमारी सतलुज नदी। जैसे कि आप जानते हैं सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है? इसका सतुर्दी है। सतलुज नदी एक भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, लेकिन कहाँ से? राकसताल से। सतलुज नदी कैलाश मानसरोवर की राकसताल से निकलती है। और जो सिंधु नदी थी ये कहाँ से निकलती थी? मानसरोवर से। सिंधु नदी मानसरोवर से और सतलुज नदी राकसताल से निकलती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो वह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है और चांगला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी चांगला दर्रे से और सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? ये भाखड़ा नांगल बांध है। यह पंजाब में हरीके बैराज का भी निर्माण इस पर बनाया गया है। पंजाब में कौन सा बांध है? हरीके बैराज। और यहीं से एक ब्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है। यानी हरीके बैराज जो है दो नदियों का संगम यहाँ पर होता है, एक सतलुज नदी का और एक ब्यास नदी का। और हरीके जो बैराज है यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में जाती है। देखिए इस पॉइंट को याद रखना है। हरीके बैराज कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है, कपूरथला में स्थित है। यहाँ पर ब्यास और सतलुज नदी दोनों आकर मिल जाती है और हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में
तक जाती है। कहाँ तक? राजस्थान तक जाती है। आगे बात कर लेते हैं क्लास। देखिए, ये ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो पुराना नाम है, क्या नाम है? बिपाशा है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। बिपाशन सॉरी ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, बुखारा चू ग्लेशियर से निकलती है, या चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से कौन सी नदी जाती है? ये हमारी सिंधु नदी बहती है। सतलुज नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और राकस ताल से निकलती है। ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। और इसके पास में कौन सा है? ब्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? ये ब्यास नदी निकलती है। यह कहाँ पर? कुल्लू घाटी में प्रभावित होती है। यानी कुल्लू घाटी से कौन सी नदी बहती है? ब्यास नदी बहती है कुल्लू घाटी से, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुल्लू घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो ब्यास नदी बहती है। सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी बहती है? तो सिपकिला दर्रे से हमारी सतलुज नदी बहती है। सतलुज नदी किस दर्रे से बहती है? तो सिपकिला दर्रे से बहती है। कुल्लू घाटी से ब्यास नदी। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? पोंग बांध है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ये पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। मैंने बताया था भी, ब्यास और सतलुज नदी कहाँ पर मिलती हैं जाके? पंजाब के कपूरथला में मिलती है। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरीके बैराज। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जिसका स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान के थार तक जाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के थार तक जाती है। अगला पॉइंट याद करते हैं क्लास। देखिए, ये झेलम नदी है जिसका पुराना नाम क्या है? बितिस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता है। बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। बेरीनाग झील से झेलम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और यह बुलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी कहाँ से बहती है? ये बुलर झील से बहती है। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये झेलम नदी बनाती है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। इंडिया और पाकिस्तान की ये सीमा बनाती है। बुलर झील से इसका उद्गम होता है, बेरीनाग झील के। बुलर झील इसके किनारे स्थित है ये। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता है। आगे ये देखिए, चेनाब नदी। जो चिनाब नदी है इसका पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। यह बाड़ा लाचा दर्रे से इसका उद्गम हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बाड़ा लाचा दर्रे से। चिनाब नदी, इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। जो चिनाब नदी है इसको और किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से भी चिनाब नदी को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब नदी। बात करते हैं रावी नदी। इसका पुराना नाम क्या है? पुष्पूर्णी या इंद्रावती। रावी नदी का पुराना नाम पुष्पूर्णी या फिर इंद्रावती है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है क्लास? रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। आइए क्लास, हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। हमने मालदीप और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल का पढ़ा था हमने। ये 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीप और मिनिकॉय के बीच में है। मालदीप और मिनिकॉय। मालदीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री चैनल स्थित है ये। बात करते हैं 9 डिग्री चैनल।
तो ये किसके बीच में हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और किसके बीच में? लक्षद्वीप के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल स्थित है। वहीं पर बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित था ये? तो 10 डिग्री चैनल जो था लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य था। किसके? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। सी से कार निकोबार के मध्य कौन सा था? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित था। वहीं पर बात करते हैं हम ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल। अगर हम ग्रेट चैनल की बात करते हैं तो जो ग्रेट चैनल था हमारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य है। यानी ग्रेट निकोबार, जी से ग्रेट, एन से निकोबार और किसके मध्य है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किसका है? ये इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। यानी ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत के मध्य स्थित है ये। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक हमने कल अध्ययन किया था कोको द्वीप समूह का। तो कोको द्वीप समूह किसके मध्य है? तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य क्या है? कोको चैनल स्थित है। कोको चैनल किसके मध्य है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य क्या है? कोको चैनल स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। कौन सा है? कोको चैनल। ये कोको चैनल किसके मध्य है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये कोको चैनल स्थित है। बात करते हैं अब दक्कन पास की। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान हो जाएगा इसे, और प्लस किसके मध्य है? लघु अंडमान के मध्य स्थित है ये। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य क्या है? दक्कन पास। फिर से देखते हैं 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री किसके मध्य है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। आगे बात करते हैं 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल तो ये सुमात्रा और किसके मध्य स्थित है? ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के मध्य क्या है हमारा? ये ग्रेट चैनल स्थित है ये। कोको चैनल तो कोको चैनल किसके मध्य है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा है? कोको चैनल स्थित है ये। अब आपको बताना है क्लास, भारत की उत्तर से दक्षिणतम कितनी लंबाई थी? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी, आइए देखते हैं क्लास। देखिए इस तरह से जो लंबाई हो जाएगी भारत की, तो कितनी हो जाएगी क्लास? ये 3214 किलोमीटर की। और इस तरह से जो लंबाई थी भारत की 2933 किलोमीटर की थी। इधर जो गुजरात में पॉइंट था इसका नाम क्या था? गोहर माता। अगर बात करते हैं, ये था गुजरात में। बात करते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो पॉइंट था यहाँ पर था किबुथी, किबिथू। ठीक है। ऊपर क्या स्थित है पॉइंट? यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल था ये। और नीचे कौन कौन सा था? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा था ये? इंदिरा पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, यहाँ पर था हमारा, ये दोनों एक ही हो जाएंगे। और जो भारत की भूमिका था इसको कैप कैमोरियन के नाम से जानते हैं। कौन सा हो जाएगा? कैप कैमोरियन के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर जो था 8 डिग्री 4 मिनट था, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा गुजरात में? ये 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कितना था? ये 97 डिग्री 25 मिनट। क्लास, जो कर्क रेखा है उसे जो 8 राज्य गुजरते हैं, ये कौन कौन से हो जाएंगे? कर्क रेखा से जो 8 राज्य गुजरते हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हमारा त्रिपुरा, और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा से गुजरते 8 राज्य। जो कर्क रेखा है इसका जो उत्तरी अक्षांश है कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है। और जो मानक समय रेखा थी, मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर थी। इससे कौन, ये किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।